माय डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर निहारिका एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ रहे हैं वसंत कक्षा 8वीं का पाठ 3। पाठ का नाम है बस की यात्रा। यह व्यंग्यात्मक पाठ है, हास्य रस प्रधान पाठ है। आइए पाठ की कहानी को प्रारंभ करते हैं। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। लेखक और उनके मित्रों को आगे से जाके जबलपुर की ट्रेन पकड़नी थी, इसीलिए यही बस उनको मिली। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसीलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। जल्दी से जल्दी वापस लौटना चाहते थे ताकि दूसरे दिन जाके ड्यूटी ज्वाइन कर सके। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस ही डाकिन है। बस बहुत पुरानी है, इसीलिए व्यंग्यात्मक रूप में लोग कहते हैं कि इस बस में सफर नहीं करना चाहिए शाम को, क्योंकि बस कुछ भी धोखा दे सकती है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इससे सफर नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। वास्तव में बस को कष्ट होगा ऐसी बात नहीं थी, पर वह बस इतनी ज्यादा पुरानी थी कि लोगों को लगता था कि बस में सफर करेंगे तो बस को कष्ट हो जाएगा, बस बड़ी पुरानी है। यह बस पूजा के योग्य थी, इस पर सवार कैसे हुआ जा सकता था? व्यंग कर रहे हैं कि इतनी पुरानी बस की तो पूजा करनी चाहिए, ना कि उसमें सफर करना चाहिए। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं। अपने आप चलती है यह? हाँ जी। और कैसे चलेगी? बस तो चलेगी ही, पुरानी थी। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे, यानी इधर उधर की बातें करने लगे, व्यंग्यात्मक बातें करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। 5 मित्रों में से जो एक मित्र थे डॉक्टर साहब, उन्होंने कहा कि घबराओ मत, चलो। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे सब इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। व्यंग ये वो कह नहीं रहे थे, ये लेखक अनुभव कर रहे हैं कि शायद उनकी आंखें ऐसा ही कुछ कह रही थी कि शायद आखिरी सफर हो ये, क्योंकि बस इतनी बुरी कंडीशन में थी। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए, शायद ये बस ही निमित्त हो जाए। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन हो और हम इंजन के भीतर ही बैठे हों। कांच बहुत कम बचे थे और जो बचे थे उनसे हमें बचना था। बस में जो भी आईने, शीशे, कांच की सामान थे वो इतने टूट फूट गए थे कि खिड़कियों के कांच बहुत कम बचे थे और बस इतना शोर मचा के हिल हिल के चल रही थी कि कहीं ये कांच बचे कुछ टूट के हमें ही ना चुभ जाए, इसीलिए हमें उन कांचों से बच बच कर चलना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारे सीट के नीचे ही इंजन है। बड़ा खतरा खतरा सा महसूस हो रहा था, बड़ा डर सा लग रहा था कि अब क्या होगा, कहीं ऐसा न हो कि हमें ही चोट लग जाए। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी, यानी आज से कई साल पूर्व यह बस बनाई गई होगी जो अब इतनी वयोवृद्ध हो गई है। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था, सारे हिस्से टूटे फूटे हुए थे। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी, यानी कि अगर खिड़कियों को बंद करने की कोशिश करो तो खिड़कियां कहती हम तो बंद नहीं होंगे।
सीट को आगे खसकाने की कोशिश करूं तो वो कहती शायद मैं तो आगे नहीं खसकूंगी। यानी हर हिस्सा बस का जो है वो अवज्ञा कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा के आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता कि सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है और कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे निकल गई है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि बहुत जल्दी हिस्सेदार साहब इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जिसे माँ अपने बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे, परंतु बस की कंडीशन ऐसी थी कि किसी भी चीज में मजा नहीं आ रहा था। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक को लग रहा था कि अभी अभी बस किसी न किसी पेड़ से टकरा जाएगी। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकरा जाएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि कहीं बस इसमें गोता न खा जाए। नकारात्मक विचार बहुत अधिक आ रहे थे। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह नहीं चली। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे कि बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है कि यह नहीं चल रही। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थककर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लद कर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। अर्थात यदि बस बिल्कुल ही चलने से रुक जाएगी और किसी कारणवश अब आगे और नहीं चल पाएगी तो इसकी अंत्येष्टि, इसका अंतिम संस्कार यही करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि हास्य रस प्रधान यह पाठ है। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती कि भाई निकल जा बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही कि मैं तेरे साथ कंपटीशन करूं। बहुत धीरे धीरे ड्राइवर गाड़ी को चला रहा था क्योंकि यात्रियों की सुरक्षा का प्रश्न था। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस में सफर कर रहे हैं, क्योंकि वो कंपनी के हिस्सेदार हैं। अपनी बस को तो बुरा कह नहीं सकते और उन्हें बड़ा विश्वास था कि बस हमें अपने अंतिम पड़ाव तक, हमारा जो लक्ष्य है वहां तक अवश्य पहुंचा देगी। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। हमने सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था। कि कितना जान हथेली पर लेकर चलने वाला है, जिसे पता है कि जान को खतरा है ऐसी बस में सवार होना, लेकिन फिर भी वह उसी बस में सवार होकर सफर कर रहा है। अगर बस नाले में गिर पड़ती तो हम सब मर जाते। तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते और कहते, वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए अपने प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला। फिर व्यंग्य किया जा रहा है कि जो टायर की बुरी कंडीशन थी, इतनी बुरी कंडीशन थी तो उनको बदल लेना चाहिए था। दूसरा घिसा हुआ टायर लगाकर बस फिर चली।
अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी, क्योंकि इतना समय वेस्ट हो चुका था, परंतु जीवित रहते हुए पन्ना पहुंचे जाए तो वो सबसे बड़ी बात हो गई। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था कि जिंदगी इसी बस में गुजारनी है। इतना धीरे धीरे बस चल रही थी और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है, उस लोक को, भगवान के पास। ऐसी कंडीशन है कि बहुत जल्दी अब भगवान के पास जाना पड़ेगा। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल ही नहीं, उस बस की कोई मंजिल नहीं। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए कि भाई जब पहुंचा दे बढ़िया है। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। अंत में निश्चित रूप से बस ने लेखक को अपने गंतव्य तक जरूर पहुंचाया। तभी यह पाठ आज आप हम पढ़ रहे हैं। इतने सुंदर हास्यास्पद पाठ के लेखक हैं श्री हरिशंकर परसाई। मैं आशा करती हूँ आपको पाठ समझ में आएगा। अभ्यास प्रश्नोत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक करें और सहायता प्राप्त करें। आओ पढ़े से निरंतर जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।